we are trying to achieve here is to build sort of a confidence, ठीक है, जो कि जी आजकल मिसकंसेप्शंस बहुत ज़्यादा हैं साइबर सिक्योरिटी के बारे में, वो क्लियर होंगे इसमें। और दूसरा ये है कि आपको ऑन हैंड स्किल्स होंगे जो कि आपको हेल्प करेंगे एक डिसेंट जॉब विद इन दिस इंडस्ट्री विच इज़ इवॉल्विंग रैपिडली, ठीक है, एवर गोइंग इंडस्ट्री है। और जिस तरह साइबर क्राइम बढ़ रहा है, साइबर थ्रेट्स बढ़ रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, उसी तरह साइबर डिफेंडर्स की डिमांड जो है और साइबर कह लें कि एक्सपर्टीज की ज़रूरत बढ़ती जा रही है। तो हु एम आई बेसिकली, मेरा नाम आसिफ तोराब है और मैं इसमें साइबर सिक्योरिटी की इंडस्ट्री में आई बीन वर्किंग हियर फॉर लास्ट 15 years। मैंने एकेडमिकली अपना एमएससी किया था इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट फ्रॉम रॉयल होलवे यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से। एंड और उससे पहले मैंने बीएससी साइबर सिक्योरिटी कंप्यूटर फोरेंसिक्स विद बिजनेस ऑनर्स किया था किंगस्टन यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से। एंड आई वर्कड इन वेरियस सेक्टर्स लाइक ऑयल एंड गैस, बैंकिंग, फाइनेंस, नेशनल क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस एंड सो ऑफ सो फॉर्थ। तो मेरी जो कोर स्किल्स हैं वो इसमें साइबर सिक्योरिटी में डिफेंसिव साइड पे हैं, ठीक है। जब हम इंडस्ट्री की बात करते हैं ना, तो इंडस्ट्री में चलता ही डिफेंसिव टूल सेट है, ठीक है। उसमें ऑफेंसिव यू वुड बी अ पार्ट ऑफ अ रेड टीम या आप पेनिट्रेशन टेस्टिंग टीम में जा सकते हैं, बट ज़्यादातर फोकस जो होता है वो डिफेंसिव साइड पे होता है, टूलिंग्स पे, सिक्योरिटी ऑपरेशंस पे होता है। मैं उसकी भी बात करूंगा थोड़ी देर में कि हाउ मेनी सॉर्ट ऑफ फील्ड्स वी हैव विद इन दैट। अच्छा, इससे पहले एक डिस्क्लेमर है जो मैं अपने स्टूडेंट्स को आई ऑलवेज रिमाइंड देम फ्यू थिंग्स, ठीक है, कि जो भी इसमें ट्यूटोरियल्स हों, आर्टिकल्स हों, डेमो हो, व्हाटएवर जो भी है वो बेसिकली एजुकेशनल इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए है, एंड फॉर दोज आर विलिंग टू क्यूरियस या फिर अपना करियर एनहांस करना चाहते हैं या फिर इसमें जंप ऑन टू साइबर सिक्योरिटीज में आना चाहते हैं। तो और जो भी हैकिंग का वर्ड यूज होगा दैट मींस ऑब्वियसली एथिकल हैकिंग और एन एथिकल हैकर। और इसमें सेकंड थिंग वुड बी के जी डू नॉट अटेम्प्ट to violate any sort of a law or whatever contained within that specific law. So if you plan to use the content for illegal purpose, then please leave it right now immediately, as I will or we will as a Thorop Cybersecurity will not be responsible of any sort of illegal actions from your side. ठीक है जी। तो पूरे के पूरे अभी पार्टिसिपेंट कोई भी इसमें ऐसा नहीं था जो कि आई गेस would be having malicious intent थी उसकी। तो चलें, that's very good. Any questions so far before we move on to uh, the basic slides या फिर cyber security में dive in करने के लिए तैयार हैं? Okay, good. Just raise your hands just in case if you have any sort of questions, क्योंकि I love interaction, ठीक है, which drives me on कि मुझे वो जो deadly sessions है ना मुझे पसंद नहीं है। I like questions, I like to answer those questions, और मैं चाहता हूँ कि everybody would be clear while we were moving forward, कि कोई भी concept, कोई भी चीज़ जहन में आ रही हो, just ping it and then we can move on, ठीक है। तो लेट्स गो अहेड। तो जी सबसे पहली जो चीज़ है, फ्यू फ्यू अदर पॉइंट्स, और उनमें कुछ ये है कि आपने जो भी आप अभी लेसन कर रहे हो, ट्राई टू मेक सम नोट्स, राइट। अपने नोट्स लो, उससे नोट्स लेने की हैबिट बनाओ। उसकी रीजंस हैं, उसकी रीज़न ये है कि सबसे पहले तो आपका एम क्या होना चाहिए कि फोकस ऑन द प्रोसेस नॉट द आउटकम। हमारे लोग क्या करते हैं जल्दबाजी में, यू नॉट गोना बी ए जेफ बेंजोस इफ यू काइंड ऑफ स्टार्ट समथिंग लाइक amazon, लेकिन आप जो प्रोसेस एंजॉय कर रहे होते हो ना, जो प्रोसेस आप उस पर फोकस कर रहे होते हो, दैट इज व्हाट मेक्स सेंस, जो आपको सक्सेसफुल करती है। क्योंकि वो आपको जो प्रोसेस में आप इंटरेक्ट कर रहे होते हो उसको अपने अंदर एक जो आप इंडल्ज कर रहे होते हो, जो एब्जॉर्ब कर रहे होते हो वो नॉलेज, वो बेसिकली आपको
इट विल डेफिनेटली गिव यू एन आउटकम। बट अगर आप आउटकम का सोच के कर रहे होते हो ना कि जी अच्छा नहीं मैंने तो इतने दिनों में करके और मैंने ये कर लेना है, मेरी इतनी जॉब हो जाएगी, मेरी इतनी सैलरी हो जाएगी, या मैंने ये स्टार्ट कर लेना उस, आप वो फिर प्रोसेस पे फोकस नहीं कर रहे होते हो, आप यू वुड नॉट रियली एंजॉयिंग दैट सॉर्ट ऑफ अ लर्निंग। इंटरेस्ट बिल्ड करें उसमें, सबसे पहली जो चीज़ है ना, अपना इंटरेस्ट लेकर आओ। रिसर्च, राइट, रिसर्च द टॉपिक। और उसमें एक और चीज़ ये है कि डोंट डिपेंड ऑन मी कंप्लीटली, ठीक है, उसमें आपको खुद से रिसर्च करनी है। और इफ वी वुड बी कवरिंग एनी टॉपिक, तो आपको उसमें जाके फर्दर अपनी रिसर्च करनी है, और उसमें नोट्स टेकिंग करनी है, उसमें आपने, आपको जो असाइनमेंट्स दी जाएंगी उसमें आपने वर्क करना है, और टेक द फीडबैक सीरियसली, और उसको जो है इम्प्रूव करना है फर्दर, ठीक है। एंड रिवाइज अगेन एंड अगेन। अगर वो जो रिकॉर्डिंग्स मैं आपको दूंगा, यू कैन लिसन टू इट, यू कैन रेज क्वेश्चंस एनी टाइम आउट ऑफ दोज रिकॉर्डिंग्स, और अपनी रिसर्च से आप उसको जो भी है करके लेकर आओगे, एंड देन आई वुड टेक यू फर्दर ऑन टू दैट, ठीक है। ये नहीं कि सिर्फ आपने रिकॉर्डिंग्स कर देख ली, आपने असाइनमेंट्स कर ली, या आपने ऑन हैंड लैब्स कर ली, उसके बाद आप भूल गए। दैट्स नॉट गोना वर्क, दिस इज नॉट हाउ इट शुड बी, ठीक है। ये ऑन हैंड्स है, कंप्लीट स्किल सेट है, जो कि आपको इक्विप करेगा जो नेसेसरी टूल सेट्स हैं इंडस्ट्री के, ठीक है। ये डायरेक्ट इंडस्ट्री रिलेटेड, इंडस्ट्री फोकस्ड कोर्स है ये वो कोर्स नहीं है कि जो आप यूडेमी या किसी भी प्लेटफॉर्म से जाके आपने कोर्स उठाया और आपने कर लिया, नहीं, दिस इज अ वन टू वन। This would be highly focused on your soft skills development. It would be focused on your personality development, your how you would talk in cyber language later on, like interview skills, CV preparations, job support, and also a lot of other things which are like कि जिसे कह लें कि मार्केट में कौन से टूल सेट्स चल रहे हैं इस टाइम, ठीक है। ये किसी कोर्स में नहीं लिखा होता, ना ही कोई बताता है ये, ठीक है। तो दैट इज समथिंग विच इज माई कंक्लूजन, विच इज माई सॉर्ट ऑफ एक्सपीरियंस। जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं ट्रांसफर आपको करूंगा, ठीक है। डोंट आस्क सिली क्वेश्चंस। इट डजंट मीन कि आप कोई क्वेश्चन नहीं आस्क कर सकते हो, बट दैट मीन्स के फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको आईपी एड्रेसिंग पढ़ा रहा हूँ, एंड वी आर एट द लास्ट स्टेज, और आईपी, और आप मेरे से क्वेश्चन कर लें कि जी सर आईपी एड्रेस क्या है, सो दैट वुड बी रियली सिली, आई वुड से, कि आपने व्हाई डिडंट यू आस्क एट द फर्स्ट प्लेस, और आपने सारा वो कवर करने के बाद आप पूछ रहे हो। इसी तरह देयर आर सम अदर सिली क्वेश्चंस देयर एज वेल, कि जो आप खुद भी गूगल करके कर सकते हो, एंड यूड बी आस्किंग दोस। दैट वुड रियली काइंड ऑफ ड्रैग अस बैक, वो हमें मूव फॉरवर्ड नहीं करने चीज देगी, क्योंकि जब तक आप खुद इंटरेस्ट लेके उसको रिसर्च करके और present, live in the present moment right now, don't think about the future, don't think about the past, right now just take it what is giving to you, what is being delivered to you, right? तो आप उस पर फोकस करेंगे तो आपको साथ साथ क्वेश्चंस भी आपके माइंड में आएंगे, यू वुड आस्क दोस क्वेश्चंस, आई वुड आंसर दोस क्वेश्चंस। टॉपिक क्लियर है, चलें जी आगे, फिर आगे चलते हैं। एंड दैट वुड बेसिकली काइंड ऑफ इट वुड अवॉइड सच सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस लेटर ऑन के जी बाद में आप पूछ रहे हो एक चीज को। और एक और चीज ये कि थ्योरी इज नेसेसरी, इसको ये मत समझें, बहुत लाइट मत लें कि थ्योरी कुछ भी नहीं है। थ्योरी इज ऑलवेज द बेसिक्स, क्योंकि अगर जब तक आपके बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे, यू विल नॉट रियली गेट ऑन द हैंड्स ऑन द स्किल्स। आप हैंड ऑन स्किल्स नहीं तब तक कर सकते जब जब तक कि आपकी थ्योरी क्लियर नहीं होगी। तो थ्योरी इज कंपल्सरी, और उसमें जितनी भी हो सकती है, रीडिंग बहुत ज्यादा है, ठीक है, रिसर्च बहुत ज्यादा है आपकी, एंड देन दैट इम्प्लीमेंट दैट सॉर्ट ऑफ रिसर्च, और आपने जो पढ़ा होगा उसको अपने इम्प्लीमेंट करना है अपनी लैब्स में, अपने नॉलेज को एनहांस करना है। और लैब्स भी हम वो कन्फाइंड उसमें करेंगे, ठीक है, सैंड बॉक्स करेंगे उसको हम लाइव नहीं करेंगे कि आप जाके एक दूसरों के लाइव सिस्टम्स को टच कर रहे हो। अगर आपको एक टूल सेट का पता चल गया है तो आप उस टूल सेट को मलिशियसली बी यूज्ड इन द लाइव एनवायरनमेंट। तो देर कॉमन सेंस प्रिवेल्स, ठीक है। आपने ये काम नहीं करना है, लैब तो विद इन सर्टेन लैब एनवायरनमेंट में ही आप रहेंगे, ठीक है। तो और सबसे बड़ी चीज है उस टूल का, आपको पता होना चाहिए कि व्हाट वुड बी द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ यूजिंग दैट टूल, या इसके हार्मफुल और या बेनिफिट्स इसके क्या हैं, हार्मफुल इफेक्ट्स क्या हैं अगर हम इसको यूज करेंगे। टेक नोट्स रेगुलरली, ऑलरेडी डिस्कस्ड, रिवाइज रेगुलरली, असाइनमेंट्स भी होंगी इसमें, क्वेश्चन आंसर सेशंस भी होंगे। ऑर्डर में भी डिफरेंट, यस, मेरी जो कोर्स आउटलाइन है उसका ऑर्डर डिफरेंट हो सकता है, और दिस इज क्वाइट नॉर्मल।
उसमें परेशान होने वाली बात नहीं है, क्योंकि कुछ चीज़ें हम पहले डिस्कस कर लेंगे, कुछ चीज़ें बाद में ले आएंगे, कुछ चीज़ें हम साथ साथ लेके चलेंगे। तो दैट शुड नॉट बी राइट कि वो पत्थर पे लकीर नहीं होगी कि हम उसको बिल्कुल स्ट्रिक्टली हम उसको फॉलो कर रहे होंगे। ठीक है, हमारा एम वही होगा, to get into that hands-on skills, to get to the job ladder quickly, to start your own work if you have that sort of mind. उसके बाद आफ्टर ऑल आई एम अ ह्यूमन बीइंग, ठीक है, मेरे से भी गलती हो सकती है। आई एम नॉट अ रोबोट और आई एम नॉट लाइक काइंड ऑफ एआई असिस्टेंट और अ चैटबॉट, ठीक है। तो मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ, समझा रहा हूँ या करवा रहा हूँ, यू कैन ऑलवेज करेक्ट मी, दैट्स नॉट एन इश्यू, देयर इज नो शेम इन इट, ठीक है। तो ये हमारा ऐसा चलेगा कि बी ओपन एंड फ्रेंडली टू ईच अदर, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। और जो एक ऑर्डिनरी एजुकेशन सिस्टम से हटके कि जिसमें कि टीचर एंड स्टूडेंट्स, टीचर वुड बी रियली शाय आस्किंग क्वेश्चंस और टीचर वुड बी टीचर, नहीं जी नहीं, मैं नहीं, ये मैं I'm always right. No, this is not true. तो गलतियां हो जाती हैं, गलतियां हो सकती हैं, and we should not pick on each other rather than we should correct each other. अच्छा, चलें जी। तो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम बात करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ डेटा की, ठीक है। अब हमें कुछ चीजें ऐसी हैं कि हम किसी से भी पूछ लें, पीपल हैव अ डिफरेंट एस्पेक्ट्स अराउंड दैट, कि जी डेटा की तरफ कोई नहीं आता। बेसिकली हर किसी के माइंड में डिफरेंट कॉन्सेप्ट बना होता है, ठीक है। कि जी कुछ लोग कहते हैं, इफ दे वुड आस्क मी द क्वेश्चन, व्हाट इज योर वैल्यूएबल डेटा, ओ सॉरी व्हाट इज योर वैल्यूएबल एसेट, तो उसमें वो क्या कहते हैं कि जी कुछ कहते हैं हमारा घर है, कुछ गाड़ी है, कुछ ये है, कुछ वो है, कैश एंड ऑल द मटेरियलिस्टिक थिंग्स, राइट। बट इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्री, जब हम बात करते हैं तो सबसे वैल्यूएबल चीज डेटा होती है, ठीक है। वेदर दैट वुड बी द क्लाइंट सीक्रेट्स, वेदर दैट वुड बी योर डेटाबेसेस, वेदर दैट वुड बी योर आप कह लो कि आपके यूजर्स के क्रेडेंशियल्स, वेदर दैट वुड बी एनी सॉर्ट ऑफ फाइल्स, फोल्डर्स आपकी जो है, it could be anything, पर्सनल लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे, दैट वुड बी योर पर्सनल डेटा, जिसको हम पीआईआई कहते हैं, पर्सनली आइडेंटिफिकेबल इंफॉर्मेशन। और दूसरी चीज़ ये कि आपकी फॉर एग्जांपल इफ यू वुड लूज़ योर फ़ोन टुडे, दैट वुड बी कंसीडर्ड एज़ अ डूम्सडे फॉर यू, राइट? क्योंकि उसमें क्या होता है कि आप सब चीज़ें उसमें होती हैं और हमें पसंद नहीं है बैकअप बनाना, कभी हम इस पे गौर नहीं करते हैं या हम इसको बहुत लाइट लेते हैं। बट वन्स इज़ गॉन and that day you would realize the importance of data, right? तो आजकल जितना हम इंटरेक्शंस करते जा रहे हैं, हमारे इंटरेक्शंस, डिजिटल फुटप्रिंट्स हमारे बढ़ते जा रहे हैं, उसी तरह हमारा डेटा एक्यूमुलेट होता जा रहा है, एंड दैट इज your responsibility, our responsibility to protect that data, to basically minimize those digital footprints, to basically नॉट टू यूज अननेसेसरी इंफॉर्मेशन, जो कि यहाँ पे बहुत कॉमन है। लोग बहुत कुछ ऐसा करते हैं कि दे पुट देयर होल लाइफ ऑन टू द सोशल मीडिया, और दैट इज क्वाइट डेंजरस, राइट। तो क्योंकि अभी जब हम आगे थ्रेट वेक्टर स्टडी करेंगे तो आपको समझ आएगी कि हाउ द malicious एक्टर या जो बैड गाइज हैं, हाउ दे वुड यूज दैट डेटा, राइट। किस तरह वो डेटा को यूज कर सकते हैं, किस तरह वो उसको सेल करते हैं, किस तरह आगे डेटा के साथ क्या होता है, हाउ यू कैन बी क्लोन्ड, और इसके अलावा हाउ यू कैन बी स्कैम्ड। उसमें वेरियस टेक्निक्स हैं, देन यू वुड बेटर अंडरस्टैंड, यू वुड बी बेटर साइबर स्मार्ट आफ्टर दैट। अच्छा, एक चीज है, दिस इज द बेसिक वन, राइट, जो जिस पे इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इंडस्ट्री स्टैंड करती है, बेसिकली दैट्स द काइंड ऑफ अ बेंचमार्क, या मैं ये कह लूं कि दिस इज द बेस ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी एंड ऑल दैट, ठीक है। वो क्या है, उसको हम कहते हैं CIA ट्राइड। क्या कहते हैं उसको? दैट इज अ CIA ट्राइड। और उसमें क्या है CIA ट्राइड? बेसिकली इट स्टैंड्स फॉर कॉन्फिडेंशियलिटी, integrity, and availability. So C stands for confidentiality, I stands for integrity, A stands for availability, right? So इसमें how would you know कि what does it mean? Confidentiality, everybody knows कि confidentiality क्या है basically.
अगर आप किसी की बेसिकली कॉन्फिडेंशियलिटी, एक चीज है उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रेक हो जाती है, दैट इज नो मोर कॉन्फिडेंशियल एनी मोर, राइट? तो ये सीक्रेसी होती है, प्राइवेसी होती है, या समथिंग विच यू वुड नॉट रियली लाइक टू एक्सपोज, राइट, टू सर्टेन लेवल्स, के अगर फॉर एग्जांपल आप पब्लिकली वो चीज़ एक्सपोज नहीं करना चाहते हो, या आप इंटरनली सिर्फ एक्सपोज करना चाहते हो, उसके लेवल्स होते हैं, ठीक है, कॉन्फिडेंशियलिटी के, पब्लिक सेंसिटिव या इंटरनल, या उसको हम लेबल कर सकते हैं इन दैट सेंस इफ इट्स अ डॉक्यूमेंट और समथिंग, राइट? बट ओवरऑल कॉन्फिडेंशियलिटी बेसिकली यही होती है कि आपने अगर किसी चीज़ को प्राइवेट रखना है, अवे फ्रॉम अदर्स आइज, तो वो आप उसको कॉन्फिडेंशियल रखोगे, और उसके ऊपर आप ऐसी रिस्ट्रिक्शंस अप्लाई करोगे उस इंफॉर्मेशन पे कि नोबडी वुड एक्सेस दैट इंफॉर्मेशन, बट इन केस इफ दैट इंफॉर्मेशन वुड बी एक्सेस्ड और फिर वो लीक हो जाती है, तो दैट इज नो मोर अ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, राइट? अब इसमें इंटेग्रिटी की बात कर लें, ठीक है, विच इज अ सेकंड कंपोनेंट ऑफ दैट, राइट? इंटेग्रिटी बेसिकली होती है इफ समथिंग इज मैनिपुलेटेड, राइट, इफ समथिंग इज नॉट जेन्युइन एनीमोर। जिस तरह एक हम बात करें, अगर एक इंफॉर्मेशन है यहाँ से चलती है, ट्रेवल करती है फ्रॉम दिस कंप्यूटर टू द अदर कंप्यूटर, राइट, इसको हम कहते हैं डेटा इन ट्रांजिट, राइट? So I'm afraid my drawings are really bad, but still it would convey the message. तो अगर ये इंफॉर्मेशन यहाँ से यहाँ जा रही है, यहाँ से यहाँ जा रही है, there is a communication between these two devices, between these two computers, then there is a possibility that somebody would be listening in between, ठीक है? वो क्या उसको कहते हैं, मैन इन द मिडल अटैक, राइट, मिम अटैक उसको कहते हैं। उसकी भी टेक्निक्स हैं, विल डिस्कस दैट हाउ यू कैन डू दैट, और हाउ दे वुड डू इट, एंड हाउ टू डिफेंड अगेंस्ट दैट, ठीक है? दिस इज ऑल अबाउट साइबर सिक्योरिटी, राइट? यू नीड टू नो हाउ दे आर अटैकिंग यू, एंड यू नीड टू नो हाउ टू डिफेंड दैट अटैक। इसी तरह वल्नरेबिलिटीज निकलती रहती हैं, इसी तरह उन वल्नरेबिलिटीज को पैच किया जाता है, अपडेट किया जाता है, ब्लॉक किया जाता है, फिर वो ज़ीरो डे आ जाती हैं जिनका किसी को नहीं पता होता। इट्स अ ऑनगोइंग प्रोसेस, नथिंग इज 100% सिक्योर, सो कीप इट इन माइंड, नथिंग इज 100% सिक्योर, एंड इट्स नॉट गोना बी 100% सिक्योर, बट यू कैन मिनिमाइज द रिस्क, बट यू कैन मिनिमाइज द रिस्क और चांसेस ऑफ गेटिंग दैट एक्सपोज्ड और चेंज्ड, और उसको अवेलेबल रखा जा सकता है। अवेलेबिलिटी की तरफ बाद में आएगी बार। सो यहाँ पे बैठ के some attacker or a hacker would be listening to the communication, or would be interpreting that communication. Not only that, they have ability to change that, right? उसको decrypt की करके या किसी भी तरीके से they would change that, and when it goes back to the sender or the receiver, it would have not been the same message, ठीक है? यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं इंक्रिप्शन के, क्रिप्टोलॉजी आ जाती है यहाँ पे, ठीक है? वी विल हैव अ सेपरेट चैप्टर फॉर दैट, कि किस तरह डाटा को एन्क्रिप्ट किया जाता है, हाउ ओल्ड दीज टेक्निक्स आर। ये सदियों से चली आ रही हैं, ये कोई नई टेक्निक नहीं है। पहले किसी और तरीके से किया जाता था, पिजन्स के ज़रिए, और हॉर्स राइडर्स लेके जाते थे मैसेजेस को बर्न करके, फिर उसमें से उसके वो कलर-शलर चेंज हो जाते थे। देयर आर सो मेनी अदर इंक्स, जो हिडन इंक्स होती थी। ये सब एन्क्रिप्शन में ही आता है, बट हम डिजिटल एन्क्रिप्शन की बात करेंगे। और ये फर्स्ट वर्ल्ड, सेकंड वर्ल्ड वॉर एंड ऑल दीज़ में ये बहुत ज़्यादा यूज़ हुई थी। इसके लिए बाकायदा मशीन्स होती थी, एंड व्हेन वी स्टडी दैट वी विल टेल यू द हिस्ट्री अबाउट दैट एज़ वेल। अच्छा ख़ैर, सो एन्क्रिप्शन को ब्रेक करके उसको मैनिपुलेट कर डाटा वुड हैव बीन चेंज्ड एंड इट वुड नॉट बी एनीमोर। तो क्या चीज़ वायलेट हुई है यहाँ पे? यहाँ पे इसकी इंटेग्रिटी वायलेट हो गई है, ठीक है? इंटेग्रिटी इज़ गॉन, डाटा वुड नॉट बी द सेम। अच्छा, अब हम अगर करें कि जी अपना अवेलेबिलिटी की अगर हम बात करें, ठीक है? तो अवेलेबिलिटी वुड बी समथिंग व्हिच इज़ available at the moment, but after the attack that would not be available. We talk about the website, right? ये आपकी एक वेबसाइट है,
or the data is as usual, the forms are displaying, the contact us form, the booking form, blah blah blah, everything is, the business is running as usual, right? The DDoS attack comes or a DOS attack comes, hit it. So क्या होता है DOS attack में कि DOS में सबसे पहले आपका बम्बार्ड किया जाता है, ट्रैफिक इतनी आपकी उस पे बैंडविड्थ को ब्लॉक कर देते हैं, उसको जैम कर देते हैं, ठीक है। सो बैंडविड्थ वुड नॉट सर्वाइव दैट सॉर्ट ऑफ अ ट्रैफिक। काफी सारी ट्रैफिक जब एकदम आपकी उस पे आ जाती है आपकी साइट पे, तो द वेबसाइट वुड गोज डाउन, राइट। मास्टर कार्ड के साथ हुआ था और बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज है जिनके साथ ये हुआ था। और इसमें क्या होता है कि दैट वाज, खैर वो एक्टिविज्म था या एक्टिविज्म उसे हम कहते हैं, देयर वाज काइंड ऑफ अ रिवेंज सॉर्ट ऑफ थिंग थी कि जी उसको उन्होंने कंपनी को स्पेसिफिकली टारगेट किया था इन अ मैसिव कैंपेन जो डार्क वेब पे रन की थी, एंड लॉट ऑफ अदर सॉर्ट ऑफ हैकर्स दे इन काइंड ऑफ जॉइंड देम। और उसमें फिर उन्होंने डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक्स, उसमें डिफरेंट मशीन्स को हाईजैक करके फिर उनकी भी प्रोसेसिंग पावर्स को यूटिलाइज करते हुए दे बम्बार्ड दैट ट्रैफिक उस मशीन से। सो हाईली डिफिकल्ट टू चेज इट बैक because there are a lot of malicious actors involved, not just the one, or a lot of regions or IP addresses would have been involved there. उसके लिए भी tool sets हैं, Akamai would have a specific dedicated DOS protection service, और इसी तरह बहुत सारी और भी टूल सेट्स हैं, ठीक है। we will discuss that, but again, what is the job of that DOS attempt was to violate the availability of that website, or information security triads, one of the components availability would have been violated in this scenario. अच्छा, अब हम चलते हैं, अगर ये तीन कॉन्सेप्ट्स में किसी के कोई क्वेश्चन है ना तो वो पूछ ले अभी मेरे से बिफोर आई मूव फॉरवर्ड। जी। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अवेलेबिलिटी के बारे में मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि ये किसी भी सोशल मीडिया से रिलेटेड है, जैसे आपने वेबसाइट की बात की है, यानी कि किसी की वेबसाइट को हैक कर लेना या उसके साथ उसको डाउन करने की कुछ भी वो करना, तो ये किसी भी सोशल मीडिया के उसमें आ सकता है? Yes, it could be anything. It could be the social media, it could be the legitimate business website, it could be your personal website, it could be your accounts, it could be anything. Basically, आप अगर टेक्निकली इसको देखें ना तो टेक्निकली ये चोक कर रहा है उसको आपकी जो ट्रैफिक की बैंडविड्थ है, क्योंकि जब उसको आपको इतनी ट्रैफिक से, ट्रैफिक वुड हैव बीन बम्बार्डेड टू स्पेसिफिक टारगेट, स्पेसिफिक आईपी, तो जब उसको चोक किया जाता है तो वो टेम्परेरीली डाउन हो जाती है। वंस द ट्रैफिक वुड बी नॉर्मल, इट कम्स बैक। सो इट कुड बी एनीथिंग, जो नेटवर्क से कनेक्टिविटी जिसकी भी है, whether it can be your device, that's, I'm not saying it would be a website or anything, it can be your device as well, the communication through WhatsApp, so you communicate it through different apps. So एक्चुअली इट इज द नेटवर्क की कम्युनिकेशन में एक बैरियर आ जाता है। जी जी जी। तो व्हेन वी स्टडी दैट कि नेटवर्क ट्रैफिक कैसे फ्लो करती है इन अ पैकेट्स और कैसे एक दूसरे को कम्युनिकेट करते हैं ना, तो देन दिस कॉन्सेप्ट वुड हैव बीन मोर फ्लरिश्ड, मोर क्लियर्ड, क्योंकि उसमें फिर ये चीज़ आ जाएगी कि किस तरह ट्रैफिक को जो है वो ये जाम किया जा सकता है, एंड व्हाट शुड बी द बैंडविड्थ स्पेसिफिक देयर, और उसको कैसे ब्लॉक किया जा सकता है या डिफेंड किया जा सकता है। ठीक है जी। अच्छा, चलें, let's move forward, and the next thing should be cybersecurity and ethical hacking. So concepts बहुत different हैं, और हर किसी का different concept है, especially जो ये पाकिस्तान में मैं बात करूं अगर, तो a lot of people think cyber crime, जी cyber crime is cyber security. Yeah, ethical hacking is basically somebody sitting down there, a hooded guy in a dark night would be playing with the computer, and then bingo, he's won a lottery basically, उसने account से इधर कर दिया। नहीं, that's these are all wrong concepts। ये बड़ी
जो है, एक एक तो पहली चीज जो मैं क्लियर करूंगा, साइबर सिक्योरिटी इज नॉट अ साइबर क्राइम या एथिकल हैकिंग। साइबर सिक्योरिटी हैकिंग नहीं है। साइबर सिक्योरिटी इज बेसिकली अ ह्यूज डोमेन। इसके अंदर बहुत सारी सब डोमेन्स आ जाती हैं, बहुत सारे फर्दर चीजें आ जाती हैं, जैसे कि इसमें थ्रेट इंटेलिजेंस आ जाती है। इसके अंदर ही एथिकल हैकिंग इज अ पार्ट ऑफ इट। इट्स अ बेबी ऑफ साइबर सिक्योरिटी बेसिकली, आई वुड से। और फिर इसके अंदर ही साइबर क्राइम फोरेंसिक्स आ जाती है। इसके अंदर ही फिर आपके पास गवर्नेंस, कंप्लायंस, रिस्क मैनेजमेंट। इसके अंदर फिर आपके पास ऑडिटिंग। इसके अंदर फिर आपके, so there are a lot of domains: incident management, identity access control management. So different control sets, different areas, I would say, इसके अंदर आ जाते हैं। ठीक है, तो ethical hacking is one of it, cyber crime is one of it। ठीक है, तो दिस इज नॉट अ कंप्लीट साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी इटसेल्फ इज अ प्रॉपर डिफेंसिव मैकेनिज्म, जिसके अंदर फर्दर डोमेन्स आ जाती हैं। और इसी तरह अगर एथिकल हैकिंग की बात करें, अभी मैंने ये कहा था कि जी वो बैठा हुआ है और उसने अपना ये कर लिया, और इस काइंड ऑफ वन द लॉटरी जी, उसने बैंक अकाउंट पूरा हैक कर लिया है। तो नहीं, इसके लिए भी टेक्निक्स एम्प्लॉय की जाती हैं, परसिस्टेंसी चाहिए होती है। अ बेस्ट एथिकल हैकर वुड बी हु वुड बी परसिस्टेंट एंड पेशेंस। उसके अंदर ये दो चीजें बहुत जरूरी हैं। ठीक है, ही वुड बी पेशेंट, ही वुड बी परसिस्टेंट। ठीक है, वो बड़ा साबित कदम रह के और बड़ा हौसले से, और एक एक चीज को सोशल इंजीनियर करना, फिर उसको इंफॉर्मेशन गैदरिंग स्टेज से गुजरना, स्कैनिंग पोर्ट्स की करनी, फिर वेयर टू फाइंड द वल्नरेबिलिटी, वल्नरेबिलिटी फाइंड हाथ लग जाए, फिर उस वल्नरेबिलिटी को टेस्ट करना, वेदर दैट कैन बी अ लूप होल, ही कैन गेट इनटू दैट सिस्टम। उसके बाद फिर उसमें फर्दर पेनिट्रेट करना, फिर उसके अंदर उसके प्रिविलेजेस को एस्केलेट करना, फिर क्रेडेंशियल्स को वो करना, अन एनक्रिप्ट इनक्रिप्ट करना, डिक्रिप्ट करना उसको। और उसके बाद फिर उसने फर्दर बैकडोर ओपन करना, फिर अपने ट्रैक्स मिटाने। तो देर आर लॉट ऑफ स्टेजेस इन्वॉल्व इन दैट, एंड देयर इज अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क देयर, आई वुड से। सो इट्स नॉट दैट इजी कि जितना इसको लिया जाता है। अच्छा, उसमें फिर आ जाता है, ये कॉमन मिसकंसेप्शंस थी। डोमेन्स की मैं बात करूंगा, साइबर क्राइम, उसमें एथिकल हैकिंग, सॉक आ जाता है, साइबर इंजीनियरिंग, मालवेयर एनालिसिस, रिस्क मैनेजमेंट, गवर्नेंस, कंप्लायंस, थ्रेट इंटेलिजेंस, इंसिडेंट मैनेजमेंट, आईएएम है। सॉक की अगर बात करें तो सॉक में क्या होता है कि दिस इज अ बेसिक, आई वुड से, अ करियर इन अ करियर पाथवे। ठीक है, ये पहली एक सीढ़ी होती है जिसको आपने कहते हैं सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर में एज अ सॉक एनालिस्ट आपको जॉब आप करते हो। ठीक है, अब लोगों को कुछ को ये भी नहीं होता कि ये सॉक का वर्ड दे वुड बी लिसनिंग फर्स्ट टाइम, राइट। कुछ होता है उनको पहले से पता होता है कि जी ये काम हो रहा है, कि इस तरह इंसिडेंट्स आते हैं, कि साइबर एनालिस्ट बैठ के उसको चेक कर रहा होता है, मॉनिटर कर रहा होता है, बट दे डोंट नो दैट दैट इज कॉल्ड अ सॉक एनालिस्ट, राइट। तो ये होता है सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर एनालिस्ट। इसको कुछ लोग ग्लोबल सॉक भी कहते हैं, जिनकी huge corporations. For example, if I worked for one of the corporations that's major corporations मेरी जो थी वो ग्लोबल प्रेजेंस थी उनकी, तो हम उसको जी सॉक बेसिकली कहते थे, ग्लोबल सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर, बिकॉज दे हैव अ सेंट्रल सॉक जो कि पूरी उसको कॉरपोरेशन को मैनेज कर रहा होता था, वहां बैठ के उसके थ्रेट्स को एनालाइज कर रहा होता था, उसकी ट्रैफिक को मॉनिटर, और उसको जो रिस्क्स थे, रिस्क फैक्टर्स को एनालाइज करके ट्रियाज करता था, मिटिगेट करता था। और उसमें फिर उसको डिफरेंट वेरियस टीम के साथ कोलैबोरेट करके, जिसमें थ्रेट इंटेलिजेंस टीम होती है, इंसिडेंट मैनेजमेंट टीम होती है, आपकी फोरेंसिक्स टीम्स होती हैं, फिर इसके अलावा जो है आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी समटाइम्स इन्वॉल्व इफ इट्स अ P1 मेजर इंसिडेंट, जिसमें बिजनेस रिस्क ज्यादा इन्वॉल्व होता है, सो दे वुड बी ज्वाइनिंग यू एज वेल इन द सेम सॉर्ट ऑफ अ बोर्ड। अब ये इनका जो है, ये इसमें साइबर इंजीनियर्स भी बैठते हैं, जिनका काम क्या होता है, फाइन ट्यून करना, जितने सिक्योरिटी टूल सेट्स लगे होते हैं उन पे वो काम करते हैं। तो हमारा जो कोर्स है ना, ये जॉब स्पेसिफिक है। बेसिकली हमने ट्रेन करना है सॉक एनालिस्ट, यहाँ से इनको बना के निकालना है, साइबर इंजीनियर्स यहाँ से निकालने हैं इंशाल्लाह। तो ये बड़ा एक कह लो कि इंडस्ट्री स्पेसिफिक, और साथ में ये है कि फोकस्ड, इंडस्ट्री फोकस्ड, आई वुड से कि ये बहुत ज्यादा है कि इसमें हमने टू द पॉइंट
और उनको वही सिनेरियोज देने हैं, वही सारी चीज़ें सिखानी है। इफ़ दे हैव अ इंटरेस्ट गोइंग टुवर्ड्स सिक्योरिटी ऑपरेशंस, तो हमने सिक्योरिटी ऑपरेशन से नहीं हटना, हमने उसी की तरफ उनको लेके जाना है। क्वाइट कस्टमाइज्ड है ये अप्रोच। और उसमें क्या होगा कि फिर उनको उसी लिहाज से हमने इंटरव्यूज़ के लिए ट्रेन करना है, उसी में ट्रेनिंग्स उनकी उसी लिहाज से करनी है, सो दैट कि वो डेविएट ना हो या जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन वाला सीन ना हो जाए। कि भाई सब कुछ तो पता है लेकिन एक स्पेसिफिक एरिया में मास्टर वो नहीं हुए, तो वहाँ से फिर वो बड़ा प्रॉब्लम, क्योंकि व्हेन दे गो फॉर एन इंटरव्यू द क्वेश्चंस वुड हैव बीन आस्क्ड आर हाईली टेक्निकल, और उसमें सबसे पहले जो है ना सिनेरियो बेस्ड एग्जांपल्स की बात की जाती है कि अच्छा जी आपने काम किया हुआ है, चले हमें सिनेरियो बताएं। सिनेरियो क्या है जी, आपने कितने थ्रेट्स को मिटिगेट किया है, कैसे प्रायोरिटाइज किया था, उसको आपने कैटेगराइज कैसे किया था, ट्रियाज कैसे किया था, हु व्हिच टीम्स यू वर्कड विद, उनके कुछ ऐसे बताएं जो आपको प्रॉब्लम्स आई हो, इश्यूज आए हो। इस तरह साइबर मैनेजर्स होते हैं, साइबर इंजीनियर्स और साइबर साइबर एनालिस्ट, दे वुड रिपोर्ट टू देयर साइबर मैनेजर्स। डे टू डे जॉब इनकी यही होती है कि दे वुड सिफ्ट थ्रू द ऑल द इंसिडेंट, जितने इंसिडेंट्स हो रहे होते हैं, क्योंकि ये थाउजेंड्स समटाइम्स मिलियंस में भी हो जाते हैं, उसमें फॉल्स पॉजिटिव्स बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, उसमें फॉल्स पॉजिटिव्स आपने देखने होते हैं कि ये इंसिडेंट नहीं है, बट योर टूल सेट्स आर कैप्चरिंग देम एज एन इंसिडेंट, सो यू जस्ट काइंड ऑफ डिलीट देम। और उसको आप ट्रियाज जब करते हो, ट्रियाजिंग में आप 3 कैटेगरीज़ उसकी बना लेते हो। हाइली सेंसिटिव इंसिडेंट, जो कि P1 आपका कंसिडर किया जाता है। फिर उसके बाद इंटरमीडिएट सॉर्ट ऑफ इंसिडेंट, फिर उसके बाद आता है लो कैटेगरी इंसिडेंट्स। ठीक है, ये 3 कैटेगरीज़ में होते हैं। तो सबसे पहले फ़ोकस किया जाता है हाई प्रायोरिटी इंसिडेंट्स को, और हाई प्रायोरिटी इंसिडेंट्स के लिए फिर स्पेशल टीम्स डेडिकेट की जाती हैं और उनको मिटिगेट फौरी तौर पे किया जाता है। फिर उसके बाद उसी तरीके से प्रायोरिटीज़ आगे चलती हैं। तो इनकी डे टू डे जॉब इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू लर्न। बेसिकली जब आप एंटर होते हो इस करियर में, तो आपकी लर्निंग जो है बड़ी इम्प्रूव होती है। आप फिर अप द लैडर यू कैन ग्रो इजीली, बिकॉज़ आपको एक एज मिल रहा होता है लर्निंग का वहाँ पर, वेरियस इंसिडेंट्स की वजह से। अर्निंग पोटेंशियल इसकी आई वुड से $35,000 पर एनम इज़ अ स्टार्टिंग फॉर एन साइबर एनालिस्ट। एंड ये कोई वो नहीं है कि मैं अपनी तरफ से फिगर नहीं है। यू कैन गो टू Indeed.com, Glassdoor या कोई भी जॉब साइट्स आप उठा लें, बिकॉज़ इन यूके वी डू इट लाइक Indeed, क्वाइट पॉपुलर इन दैट सेंस, और इसी तरह Glassdoor भी है। तो cybersecurityjobsite.com एंड ऑल दैट, वेल ये आप यू कैन रिसर्च दैट ऑन योर ओन पेस। तो आप देखें, दैट इज अ बेसिक सैलरी एंड इट गोज अप टू 75K और इवन 6 फिगर्स लाइक 100K से क्रॉस कर जाती हैं ये, द मोर यू स्टेप अप द लैडर। ठीक है, इवन यूएस इज मोर डिमांडिंग इन दैट सेंस कि वहाँ पे ज्यादा इसका स्कोप है, and because of the kind of the culture, और आई वुड से कि वहाँ पे जिस तरीके से प्रिवेल कर रही हैं ये चीज़ें, और दे वर्क ऑन इट। बहरहाल कंट्री टू कंट्री वेरी करता है, तो आई वुड से द यूएस इज on top, right, in terms of cyber salaries and cyber jobs and all that. Then comes down to the UK, and then it goes on. So हमने फोकस करना है बाहर की मार्केट को ही, हमने पाकिस्तान में, क्योंकि देयर इज अ वेरी लेस अपॉर्चुनिटीज एट द मोमेंट, but we would go for the remote jobs, right? Remote jobs ka concept, thanks to the COVID, it started afterwards, and people are really earning a decent and handsome salaries sitting at their own home countries. So, how to get in? We will let you know that how to get into it. Obviously, we'll prepare you for that. Threat intelligence, at the same time, it's really popular. What they do is basically they sift through the darknet or various forums जहाँ पे hacktivists या फिर different, क्योंकि हर चीज का एक मोटिव होता है। जब भी आपको वो किया जाता है ना कोई अटैक, तो देर इज अ मोटिव बिहाइंड इट, वेदर इट्स अ फाइनेंशियल गेन, वेदर इट्स अ रिवेंज, वेदर इट्स अ पॉलिटिकल मोटिव, और वेदर इट्स अ नेशन स्टेट थ्रेट्स, क्योंकि नेशन स्टेट थ्रेट्स बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं कि एक नेशन दूसरी नेशन को टारगेट कर रही है टू गेट द सीक्रेट्स, टू गेट बेसिकली देयर काइंड ऑफ टू गेट अहेड इन द वॉरफेयर। तो अब उसमें जो इंडस्ट्री थ्रेट इंटेलिजेंस की बहुत तेजी से ग्रो कर रही है, इसमें थ्रेट इंटेलिजेंस एनालिस्ट होते हैं जो वर्क कर रहे होते हैं। अब ये भी ऑटोमेट होता जा रहा है बहुत तेजी से बिकॉज ऑफ एन एआई।
और इसी जिस तरह थ्रेट्स एआई को यूज़ कर रहे हैं, थ्रेट एक्टर्स, इसी तरह साइबर डिफेंडर्स भी एआई को बहुत तेज़ी से यूज़ कर रहे हैं। तो थ्रेट इंटेलिजेंस इज़ वेरी वे फॉरवर्ड इन दैट सेंस कि वो अपना जो एआई से बिल्ट अप टूल्स से उसको थ्रेट इंटेलिजेंस को गैदर कर रहे हैं। और इसमें रिकॉर्डेड फ्यूचर एक कंपनी है विच हेल्प्स देम आउट। और पहले होता था, बहुत मैनुअल प्रोसेस होता था। मैं आज से 7-8 साल पहले की अगर बात करूँ तो वेरी मैनुअली वी हैव टू सिफ्ट थ्रू ऑल दीज डार्क नेट्स, forums एंड ऑल दैट एंड गेट द इन्फॉर्मेशन फॉर योर कंपनी और फॉर योर इंडस्ट्री सेक्टर, क्योंकि हर सेक्टर को डिफरेंट थ्रेट्स होते हैं। ऑयल एंड गैस सेक्टर को डिफरेंट हैं, बैंकिंग फाइनेंस को डिफरेंट सॉर्ट ऑफ थ्रेट्स हैं। तो ये थ्रेट्स को कैटेगराइज किया जाता है, फिर उनको सबको इकट्ठा करके एक रिपोर्ट बनाई जाती है, फिर उस रिपोर्ट को शेयर किया जाता है अमंग्स योर पीयर्स, और उसमें फिर आपको जो है उसके मिटिगेशन फैक्टर्स को किया जाता है। डे टू डे जॉब इनकी यही होती है, व्हिच आई हैव जस्ट टोल्ड यू, ठीक है? उसके बाद आईओसीज़ क्या होते हैं, इसमें एक टर्म यूज़ की जाती है, इंडिकेटर्स ऑफ कंप्रोमाइज़। सो इंडिकेटर्स ऑफ कंप्रोमाइज़ ये होते हैं कि these are the pieces of information, right? For example, they take it out कि ये एक आईपी है which was checked in a virus total, और ये था जी blacklisted IP. It hits your network and basically it causes the damage, whatever, it steals information या infiltrate किया है, और उसमें फिर इसने जब इसको रिवर्स इंजीनियर किया या फिर इसको उन्होंने डिटेक्ट किया है फ्रॉम विच रीजन इज कमिंग फ्रॉम, ओके दिस कंट्री, तो अब ये उसको क्या करेंगे, ये एक इंडिकेटर ऑफ कंप्रोमाइज है, ठीक है जी। वो इस आईपी एड्रेस को एक सिस्टम में डाल देंगे, ठीक है। आई एम गिविंग अ वेरी हाई लेवल ओवरव्यू कि वो इस आईपी एड्रेस को उठा के एक सिस्टम में फेंक देंगे जिसको हम कहते हैं हमारा सीम, ठीक है जी, SIEM, सिम, ठीक है जी। सो इसमें इसका मतलब ये होता है कि सिस्टम्स इंसिडेंट्स इवेंट्स मैनेजमेंट, ठीक है, वो आपका एक पूल होता है जिसमें के सारे इंसिडेंट इवेंट्स उसमें लॉगिंग के हों या थ्रेड्स के हों या कोई इंसिडेंट के हों, सारे इसमें जा रहे होते हैं। तो आईपी एड्रेस को ना सिर्फ इसमें बल्कि एक और सिस्टम होता है जिसको कहते हैं बिहेवियरल एनालिटिक्स, या फिर आपका कोई टूल सेट लगा हुआ है, डार्क ट्रेस है, फॉर एग्जांपल वेरोनास है, फाइल शेयरिंग सिस्टम्स के। तो ये डिफरेंट टूल सेट्स में इसको डाला जाता है इंडिकेटर ऑफ कंप्रोमाइज को, कि दोबारा जब वहां से कोई कम्युनिकेशन को ट्रैफिक आती है तो ऑटोमेटिकली ब्लॉक हो जाती है। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है कि इसको कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग की जा रही होती है, और देन दे डिप्लॉय अनदर अटैक कि वो किसी और उससे रास्ते से आते हैं। देन दे द एनालिस्ट वुड पिक इट अप, जो सॉक एनालिस्ट होता है वो उसको पिक करता है, तो वो फिर उसमें डाल देता है, एंड थ्रेट इंटेलिजेंस टीम्स वुड बी डिलीवरिंग टू एवरी अदर प्लेसेस कि जी ये जो है टेक्निक या ये टूल या फिर ये process एक आया है, and distribute it to other systems as well, or pour it into the other systems so that it would not happen again. So this is how all these defense mechanisms were working. So it's a very high level overview, but yes, we can discuss in details around that. और फिर अगर बात की जाए, we will, if we will move forward कि डार्क वेब रिसर्च भी होती है, इसमें अर्निंग पोटेंशियल इनकी कितनी है, यू कैन चेक इट इज सिमिलर टू सॉक एनालिस्ट विच इज मोर probably more or less, but yes, it's equivalent to that as well, but depending on your interest, if you want to flourish in that area you can adopt that. So yeah, any questions so far before I move on to another area which is called IAM, incident identity access management? So I guess everybody is clear. Yes, Noman? Yeah, I want to ask that. Like right now, we are talking about all those things, and in general views, um, will we discuss them in detail in future? Because and also will be provided by these slides.
Yeah. So basically, this session will be recorded, right? And it is Okay. being recorded at the moment, and we will share the recorded session with you. Obviously, that would include the slides as well. And yes, second question, we will discuss in detail, in depth, and we'll get bit more technical because this is a really high level view at the moment because obviously for various purposes, number A, we want to develop the basic skill, foundation skills before moving further. If the base is strong, then obviously you can excel in the technical skill set as well. Secondly, obviously, this is a lot of other people which have a lot of other backgrounds. For example, they are naive, some are bit intermediate, some are bit technical, some are so different backgrounds. So we have to start with the base, like basics or foundations or high level overview, right? But yes, we will get into depth later on. All right, thank you. No worries. तो जी, फिर आईएम की अगर जो हम बात करते हैं ना, तो आईएम में आ जाता है ये बेसिकली 4 चीज़ें कर रहा होता है। Probably more than that, but these are the basics which they will be looking after. और ये होता है जी ऑथेंटिकेशन को देख रहा होता है, ऑथराइज़ेशन है, सेंट्रल यूज़र रिपॉज़िटरी होती है, यूज़र मैनेजमेंट होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल you have opened your user account there you joined a company, they open your user account, they basically we provision your user account to you, right? So वो provisioning कर रहा होता है। अब अगर ये एक user account बनाता है इसी तरह के they have multiple user accounts, right? Depending on the strength of the employees. Some have millions, some have hundreds, some have thousands. So अब इन यूजर अकाउंट्स में डिफरेंट प्रिविलेजेस होते हैं, ठीक है? ये आपके मैनेजर का है, ठीक है जी। और ये जो है further down the line एक यूजर like which is reporting to that manager, तो क्या डिफरेंस होगा इसके और उसके प्रिविलेज में? वो ये होगा कि ही इज हाईली प्रिविलेज्ड, ही वुड बी मैनेजिंग द अकाउंट्स अंडर हिम, और इसके पास प्रिविलेजेस कम होंगे। ही वुड नॉट लुक अप बट दिस गाय वुड बी लुकिंग डाउन। इनके प्रिविलेजेस डिफरेंट होते हैं, ठीक है? इसी तरह डायरेक्टरीज होती हैं जिसको हम एक्टिव डायरेक्टरी भी कहते हैं। बहुत बहुत ज़्यादा यूज़ होती है ये इसमें इन एवरी सॉर्ट ऑफ कॉर्पोरेशन, ठीक है? वो माइक्रोसॉफ्ट एक्टिव डायरेक्टरी को यूज़ कर रहे होते हैं इन टर्म्स ऑफ द यूजर्स ग्रुप्स एंड ऑल दैट मैनेजमेंट। सो ये यूज़र मैनेजमेंट में आ जाती है चीज़। फिर आ जाती है इनकी ये कि जी इनको ऑथराइज या ऑथेंटिकेट कैसे किया जाए। दिस इज़ अ बिट ऑफ अ चैलेंज हियर क्योंकि जो अटैक्स होते हैं ना वो यही मैकेनिज़्म्स को ब्रेक करते हैं। एन अटैकर कम्स इन, तो उसका काम क्या होता है सबसे पहले कि वो ढूँढता है जगह कि मैंने अंदर कहाँ से जाना है, ठीक है? तो अब ये अंदर जाने का रास्ता ढूँढेगा तो ज़ाहिर-सी बात है इसको पहले दरवाज़े से ही दाखिल होना है ना आपके। अब दरवाज़े पे लॉक नहीं होगा तो इट वुड बी ईज़ी फॉर हिम टू गेट इन। दरवाज़े पे लॉक होगा, ही विल लुक फॉर द विंडो, विंडो पे लॉक है कि नहीं है, या वेदर ही कैन ब्रेक द ग्लास और ही कैन गेट इन। तो वो डिफरेंट इसी तरह ये जो अटैकर्स होते हैं ये वल्नरेबिलिटीज़ ढूँढते हैं, ये एक बैरियर है, ठीक है? बैरियर लगा हुआ है। अब इसमें उसने ये देखना है कि ही कैन गेट द क्रेडेंशियल ऑफ वन यूज़र एक्चुअली वो उसको सोशल इंजीनियर करता है या किसी भी तरीके से उसके क्रेडेंशियल्स को ले लेता है। क्रेडेंशियल्स को लेके इफ ही कैन गेट इन, चाहे वो शोल्डर सर्फिंग होती है कि आपके पीछे कोई खड़ा हुआ है, आपका वो नोट कर रहा है जो आप पासवर्ड देते हो, तो उसको वो स्टील कर लेता है। फिर की लॉगर्स लगाए जाते हैं कि हार्ड ड्राइव फ्री यूएसबी स्टिक्स कहीं न कहीं आपके ऑफ़िस में पड़ी हुई आपको मिल गई, किसी एम्प्लॉयी ने उठा ली, अपने सिस्टम में प्लग कर ली, देयर यू गो, बिंगो, वो एक रास्ता खुल गया हैकर के लिए। अब वो वहाँ से एंटर जब होता है, फिर वो अपने प्रिविलेजेस को एस्केलेट करता है, फिर वो यूज़र लेवल से मैनेजर लेवल पे जाता है, फिर उसको क्रैक करता है, फिर वहाँ से फर्दर ऑन
वो वहाँ से फिर आपके जो क्राउन ज्यूल्स होते हैं, क्राउन ज्यूल्स ये होते हैं कि जो आपका मतलब जहाँ पे आपकी फाइल्स, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन पड़ी होती है कि भई इस मैनेजर को एक्सेस थी कि आप इस क्राउन ज्यूल को एक्सेस कर सकते थे। इस बेसिकली सेंसिटिव फाइल को आप एक्सेस कर सकते थे, तो वो स जब तक वो उस मैनेजर की लॉगिन तक नहीं पहुँच जाता, वो ये फाइल्स तक भी नहीं जा सकता। इनका आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट का एग्ज़ैक्टली यही काम है कि इन्होंने इन सब चीज़ों को स्ट्रॉन्ग करना है, इन सब चीज़ों को बेसिकली मोर सॉर्ट ऑफ उन पे रिस्ट्रिक्शंस अप्लाई करनी है कि इनके प्रिविलेजेस को डिफरेंट रखना है और ऑथेंटिकेट करना है। उसमें डिफरेंट ऑथेंटिकेशन के मैकेनिज़्म होते हैं, उसमें 2FA भी यूज़ होता है, 3FA भी यूज़ होता है। उसमें बायोमेट्रिक कार्ड्स भी यूज़ हो रहे होते हैं कि कोई आप लॉगिन करते हो, अपना एक पासवर्ड डालते हो, साथ में आपको 2FA आपके मोबाइल पे आपको या तो वो डुओ की ऐप होगी या माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर होगा, गूगल ऑथेंटिकेटर से आप अपना पासवर्ड पिन नंबर फिर उसमें डालते हो, तो वो डबल ऑथेंटिकेशन इसीलिए रखी जाती हैं। तो इट वुड बी मेकिंग इट मोर डिफिकल्ट फॉर अटैकर्स टू गेट इन। फिर इसी तरह अगर बात की जाए उसकी कि अगर बायोमेट्रिक्स भी लगा रहे हो, आजकल एक चीज़ें आना शुरू हो गई हैं, वो हैं आपकी ये सिक्योरिटी हार्डवेयर जो कीज़ आती हैं, आप उसको वो यूएसबी की तरह होती है, आप उसको एंटर करते हो, उस पे अपना थंब प्रिंट लगाते हो, तो फिर ही आपका लॉगिन हो सकता है, वरना नहीं। सो बेसिकली वो आपका हार्डवेयर पासवर्ड है, ठीक है? तो अब इस तरह फर्दर उसको ना वो किया जा रहा है स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है। द मोर अटैक्स आर कमिंग इन, द मोर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स आर और रिसर्चर्स आर वर्किंग ऑन इट टू मेक इट मोर सिक्योर एनवायरनमेंट, ठीक है? इसी तरह ये तो ऑथेंटिकेशन, फिर ऑथराइजेशन का फैक्टर होता है कि आप ऑथराइज़ करते हो किसी को कि भई आपकी ये प्रिविलेजेस हैं, आप इतनी लेवल तक एक्सेस ले सकते हो, आपकी ऑथराइजेशन ये है, आपकी ऑथराइजेशन ये है। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़ भी इसमें एक कॉन्सेप्ट आ जाता है कि एम्प्लॉइज़ को रोटेट किया जाता है ताकि वो एक-दूसरे के चेक एंड बैलेंस को वो रख सकें। फिर इसी तरह उसमें होता है कि लीस्ट प्रिविलेज का एक कॉन्सेप्ट यूज़ किया जाता है कि अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आपको इस इन फाइल्स पे जाने की ज़रूरत नहीं है, तो व्हाई वुड एवरीबॉडी वुड गेट द एक्सेस टू दोज़ फाइल्स? दे वुड नॉट really provide you with access to this because they know that that would our authorization mechanism would be failed otherwise, क्योंकि फिर अगर सबको एक तरफ से भी अटैक हुआ तो वो गई। तो इन्होंने इन चीज़ों को डिफरेंट उसमें रख के रिस्ट्रिक्शंस में रख के सिक्योर किया होता है। सो दिस इज़ द जॉब ऑफ एन आईएएम एक्सपर्ट, आईएएम एनालिस्ट या फिर आईएएम आप कह लो कि जो आईएएम से रिलेटेड जितनी भी उसमें जॉब्स आ जाती हैं, ठीक है? तो अब आईएएम के बाद एक चीज़ है जिसको हम कहते हैं अच्छा, इनके डे टू डे रोल बेसिकली डिफरेंट होते हैं। उसमें ये है कि इसमें डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स को भी एम्प्लॉय किया जाता है कि जिसमें डिलिनिया है या अदर सॉफ्टवेयर्स हैं, वो क्या करते हैं, साइबर आर्क भी वन ऑफ द तो ये टूल सेट्स जो है ना, ये आपको बताए भी जाएँगे कि ये टूल सेट्स क्योंकि अगर आप एक आईएम के एनालिस्ट की जॉब के लिए जा रहे हो या आप आईएम टीम का पार्ट बनने जा रहे हो, तो दे वुड डेफिनिटली बी आस्किंग यू आपने किसी ऐसे टूल पे काम किया हुआ है पहले? आप क्या बताओगे उसको कि मैंने सिर्फ़ हैकिंग पढ़ी थी या मैंने ये पढ़ा था, वो पढ़ा क्योंकि अनफॉर्च्युनेटली मुझे ये बड़े अफ़सोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे जितने कोर्स प्रोवाइडर्स हैं, हमारी इवन हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो ये चीज़ें नहीं करवा रही हैं। आपको स्पेसिफिकली टूल सेट्स का नहीं बताते, आपको क्योंकि उनके उनको खुद नहीं पता होता या वो इंडस्ट्री में उन्होंने स्टेप रखा हो तो बताएँगे, वो तो थ्योरी चल रही है सारी, ओवरव्यू चल रहा है वहाँ पे। तो दे वुड स्पेसिफिकली आस्क यू जब आप एम्प्लॉयमेंट के लिए जाते हो, आईएम की स्पेसिफिकली जा रहे हो, तो कहेंगे भाई आपने किस टूल पे काम किया हुआ है? आप पहले ये बताएँ। आपको पता ही नहीं होगा साइबर आर्क क्या होता है, डिलिनिया क्या होता है, तो आप क्या उसको बताओगे? साइबर आर्क पे जब तक आपने काम नहीं किया होगा, आप उसको नहीं बता सकोगे कि मैंने उसमें कैसे ये मैनुअल नहीं सारा प्रोसेस होता, ये टूल सेट्स हेल्प कर रहे होते हैं इनकी, ठीक है? ये मल्टी मिलियन डॉलर के टूल सेट्स होते हैं ये एक-एक, ठीक है? इनमें ये सॉफ्टवेयर जिनके वेंडर्स होते हैं ना, ये अच्छा खासा कंपनी को चार्ज करते हैं। उसके बाद फिर ये अपनी सपोर्ट भी देते हैं कई कुछ सालों के लिए आपको। और फिर वो जब कुछ सॉफ्टवेयर्स आपने सुना होगा आउट ऑफ सपोर्ट हो गए हैं, कुछ होते हैं कि वो बिल्कुल डिकमीशन करना पड़ता है उसको क्योंकि वो दे हैव टू बाय अनदर वन, द लेटेस्ट वर्ज़न और व्हाटएवर। तो ये दिस इज़ हाउ द इंडस्ट्री वर्क्स, ये किसका इकोसिस्टम है, ठीक है? अच्छा, चलें।
अब उसके बाद हम अब बात करते हैं जी कि जो आपकी एथिकल हैकर कौन होता है, हु इज एथिकल हैकर, और हैकिंग है क्या, ठीक है। तो ये दो, एक तो टर्म हैकर की जो टर्म है ना, ये कहाँ से ड्राइव हुई थी। लॉट ऑफ पीपल दे स्टिल डोंट नो कि ये मतलब ये कोई बुरा वर्ड नहीं था। मतलब किसी वक्त में 1961 में, ठीक है, ये MIT से निकला था, ठीक है, जहाँ पे कि ये अर्ली 1960s में सम ऑफ द डेवलपर्स या कह लें कि इंजीनियर्स जो थे, वो दे स्टार्टेड फिक्सिंग द डिवाइसेस या फिक्सिंग द कोड्स या कुछ ऐसा वो काम कर रहे थे। तो ऑब्वियसली दे ब्रेक थिंग्स अप टू फिक्स थिंग्स अप। तो उनका बेसिकली जब मलिशियस यूज होना शुरू हो गया, वो कर ये काम रहे थे, हैकर थे वो, जब ये मलिशियसली यूज होना शुरू हुई ना, तो इट गेट द बैड प्रेस, नेगेटिव प्रेस में चली गई ये चीज। उसको फिर उन्होंने हैकर को एक नेगेटिवली, और फिर तब से मलिशियसली इसका यूज, एंड देन काउंटर टेर उसके लिए उन्होंने फिर इसको जो है एथिकल हैकिंग की टर्म भी डिवाइस की, कि जो बेसिकली इसको डिफेंड करते हैं, ठीक है। उनका इंटेंट जो है वो मलिशियस नहीं होता, उनका इंटेंट अच्छा होता है कि हमने इसको डिफेंड करना है। इसी तरह फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैकर्स निकल आए, जिसमें ब्लैक हैट, ग्रे हैट और वाइट हैट हैकर्स निकल आए, ठीक है। तो व्हाइट हैट जो हैं वो बेसिकली दे दे आर कंसिडर्ड एज गुड गाइस, राइट। और ब्लैक हैट्स जो हैं वो बेसिकली ये वही जो है आपका मलिशियस यूज करने वाला, या हैकर जिसे हम कहते हैं, या अटैकर कह लें, आपको बड़ा हाइड होके ये काम करते हैं। ग्रे हैट का अभी तक इस एम्बिगुअस एरिया, ठीक है, कि वो ब्लैक हैट हैं या ग्रे हैट हैं। सो नोबडी वुड टेल यू, क्योंकि इनके अभी हम डिस्कस करते हैं कि इनका क्या मोटिव होता है। अच्छा, तो अब जब ब्लैक हैट्स हैं, सबसे पहला तो ये होता है कि ये अनऑथोराइज एक्सेस लेते हैं, ठीक है। इनका एज आई सेड मलिशियस इंटेंट है इनका, कि जी हमने कुछ फाइनेंशियल गेन करना है, या हमने नुकसान पहुंचाना है, या हमने डिफेस करना है किसी वेबसाइट को, या हमने डाउन करना है वेबसाइट को फॉर टेम्परेली और फॉर कपल ऑफ मिनट्स। और फिर इनकी लीगल एक्टिविटीज, दिस इज नॉट लीगल एट ऑल, because you are accessing somebody's system without their permission, which is illegal. Motives, as I said, they can have a financial gain behind it, personal gain भी हो सकता है, और highly technical होते हैं, don't get me wrong, but they are really really highly technical guys. और some even they hire them as like governments भी hire करती हैं for basically organized अटैक्स के लिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल इफ इट्स अ नेशन स्टेट थ्रेट, तो they have the hackers being hired for that purpose, क्योंकि because of their skill set, and they know how to cover their tracks as well, right? एंड वाइट हैट हैकर्स ये एथिकल गार्डियंस हैं, ठीक है जी। बेसिकली they have a legal approach whenever they basically try to get into any system. They seek the permission so that they can find the vulnerabilities, and they participate in various bug bounties programs. We'll talk about bug bounty as well. They also kind of participate in they exploit zero-day vulnerabilities, then they approach the company, and then the company get them rewarded or provide them with a job offer or something like that. A lot of people they got into it before. इनके पास भी highly technical expertise होती हैं. Obviously, you cannot be a good sort of ethical hacker if you don't know how to hack something, या फिर आपको पता ही नहीं होगा कि how to defend against that. मोटिव इज डिफरेंट होता है। बहरहाल दो चीज़ों का फ़र्क है, एक तो लीगल अप्रोच है, मोटिव डिफरेंट होता है। इनका मोटिव इज टू बेसिकली डिफेंड एंड confined within the legal boundaries, and they get the legal permission, they don't just enter in the system just like that, ठीक है। तो there is a clear difference between these two. तो वाइट हैट हैकर्स या फिर अब इसको हम इस तरह भी ले सकते हैं फॉर द पीपल हु डोंट नो, या फिर वो इस उसमें नए हैं, तो उनके लिए हम इस तरह भी ले सकते हैं कि जी ये एक हैकर है, सॉरी एक डिवाइस है, चलें डिवाइस थोड़ी सी गोल हो गई है, लेकिन मोहनी इसको स्क्वायर में ही चाहिए था। अच्छा, अब उसके बाद ये जी एक ब्लैक हैट है, एंड दे
they get into your mobile device or anything to basically, the purpose, the intent is to steal, right? Is to steal your information, steal your pictures, steal your files, steal your contacts, steal your messages. और ये इनका एक इंटेंट है. They only get into your device without even you know about it, क्योंकि वो different techniques हैं उसमें भी. social engineer भी, phishing भी की जाती है, wishing भी है, voice phishing भी है, pretexting भी है, various forms है. अच्छा, on the other hand, ये device है, आप पासवर्ड गुम हो गया आपका, या आपकी डिवाइस फंक्शन प्रॉपर्ली नहीं कर रही है, देयर इज अ वायरस इन इट, या कुछ ऐसा मसला हो गया इसके अंदर, you get the service. It's not the same guy. It has got the same expertise, but it's not the same guy because he's not getting into your device without your permission. नहीं जा रहा है. आप उसे कहते हो मेरी डिवाइस फिक्स कर दे, I'll pay you this much, and then you get into your device, but this time not stealing your information, but basically fixing your device or getting the vulnerabilities or testing your device basically, right? So the motive is different, the intent is different, and obviously the method is different. This is illegal, this is unpermission, and this is with permission, and this is quite legal in that sense, right? So sign the contract and everything on that. This is one of the things which differentiate between these two sort of types of hackers, or good hackers and bad hackers. थर्ड वन की अगर बात करें तो ये कुछ अजीब ही हैं, इनका अभी तक कुछ पता नहीं चलता कि एम्बिगुअस इंटेंट होती है, दोनों तरफ ही काम कर रहे होते हैं. दे कैन हैव अ, दे हैव अ वेरी सॉर्ट ऑफ लीगल ग्रे जोन, आई वुड से. दे हैव मिक्स्ड मोटिव्स होते हैं इनके, कंट्रोवर्शियल रोल है अभी तक इनका. तो बट मेरे लिहाज से, इन माय पर्सनल ओपिनियन, दीज आर ओनली टू, राइट, व्हिच इज ब्लैक एंड white, because gray, obviously you don't know whether it could be a white or black hacker, but they are playing with it kind of. Yes, नाइट टाइम में वो ब्लैक हेड बने होते हैं, डे में वो वाइट हेड बन जाते हैं, तो दैट यू कैन नॉट रियली डिग इनटू इट कि जी आप हो कौन. बट यस, दिस दैट्स व्हाई इट्स बीन हाईली क्रिटिसाइज्ड एरिया कि जी ये मतलब आइदर यू मेक इट टू और आइदर यू जस्ट काइंड ऑफ. तो ये तीसरी चीज नहीं होनी चाहिए. अच्छा, ये सब चीज़ें अभी बात हो गई जी, हैकर की, हैकिंग की, साइबर सिक्योरिटी की, उसके रोल्स की, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं दिमाग में, और मतलब अब समझ आ रही है, कुछ क्लियर पिक्चर हो रही है कि ये है क्या सिनेरियो सारा. बट ये किस चीज़ को हम लोग कर रहे होते हैं? अटैकर तो समझ आ गई है कि देयर इज़ अ पर्सन बिहाइंड दैट, बट वो पर्सन डाल क्या रहा होता है, वो किस चीज से, वो मीन्स ऑफ अटैक्स क्या होते हैं, उसके अटैक वेक्टर जिसे कहते हैं, वो क्या चीज होती है. और ये जो हम मालवेयर सुनते हैं या हम वायरस सुनते हैं, ट्रोजन हॉर्स आ गया है, ये आ गया, वो ये सब क्या चीजें होती हैं. तो बेसिकली ये, इट्स नथिंग एल्स बट अ मलिशियस सॉफ्टवेयर. मालवेयर टर्म जो निकली है, इसका मतलब ही मलिशियस सॉफ्टवेयर. मालिशियस सॉफ्टवेयर, तो उसने फर्स्ट बिट को ले लिया, लास्ट बिट को ले लिया, मालवेयर बना दिया, ठीक है. तो ये सॉफ्टवेयर होता है. और ये सॉफ्टवेयर इसीलिए जब हम साइबर सिक्योरिटी कवर कर रहे होते हैं, तो हमारी कोशिश होती है कि हम एटलीस्ट वन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसमें के ट्रेन करें, चाहे वो पाइथन हो, चाहे सी प्लस प्लस हो, so that they would know the language in which the code has been written, in which the malicious software has been written, in which the malware has been devised. अब वो जब आपको कोड नहीं पता होगा, तो हाउ कैन यू रिवर्स इंजीनियर इट, हाउ कैन यू बेसिकली टेल दैट दिस इज मलिशियस बेसिकली. ठीक है, कोड डिफरेंट तरह के होते हैं. अब उसमें HTML कोड भी होता है, उसमें आपके पास जनाब वो टैग्स शैग्स भी चल रहे होते हैं. द कोडर्स इफ दे आर ऑन दिस कॉल, देन दे वुड बेटर अंडरस्टैंड दैट, ठीक है जी. तो अब HTML टैग्स भी होते हैं कि जी अगर SQL इंजेक्शन में बहुत यूज हो रहा होता है ये, ठीक है जी. तो ये HTML टैग होता है, फिर आगे उसके फर्दर अंदर उसके बाद फिर उसका क्लोजिंग टैग आ जाता है, ठीक है. अब उसमें क्या होता है कि ये जो स्क्रिप्ट्स होते हैं या ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं, ये एम्प्लॉय किए जाते हैं बेसिकली टू
fetch the information out of it, to harm the computer, to harm the system, या फिर आपको to steal an information out of it. Basically काम ही सारा कोड का होता है, बट इसके लिए टूल्स मिल जाते हैं, बने बनाए कोड्स भी मिल जाते हैं, एंड इट मेक्स योर जॉब वेल अ लॉट ऑफ इजियर देन बिफोर कि जी आप पहले खुद कोड बनाते थे, खुद उसमें वो करते थे। अब तो हर चीज़ इतनी सुपर फास्ट हो गई है कि आप को, और थैंक्स टू एआई एज़ वेल, कि अब उसने तो आपके पूरे-पूरे कोड ही लिखने शुरू कर दिए, मैलिशियस कोड। तो it can harm your computer, yes, it can steal your information, disrupt how your system works without your permission, without you ever knowing that something is happening inside your system. स्लो कर देता है आपका, वो हम डिस्कस करेंगे किन किन चीज़ों में, और वो चीज़ इफेक्ट्स उसके जो होते हैं। टाइप्स ऑफ मालवेयर जो हैं, it's virus, it can be worm, it can be Trojan horse, it can be ransomware, it can be a spyware, deadly spyware या ransomware जिसे कह लें, कि ये दो चीज़ें ऐसी हैं कि they are like quite dangerous and deadly in terms of case ransomware में तो आपका सिस्टम ही पूरा कर लेते हैं हाईजैक, कि जी आप बिटकॉइन में पे करें तो ये आपको डिक्रिप्ट भी मिलेगी, बट नेवर एवर एडवाइस टू पे एनीवन बिकॉज दे वुड नेवर गेट देयर की बैक। और spyware में why it's so dangerous, because you never know that it's happening with you, your information is getting out and is being leaked. Every time you take a picture, it's going out somewhere else. Every time you write a message, is being decrypted somewhere else, it's being read by somebody else. Every time you write your password or key logging चल रही होती है, there are so many things which I quite मतलब आपको पता चले तो आप you wouldn't even be, कि आप नॉर्मल पर्सन नहीं रहोगे, क्योंकि आपको फिर हर चीज़ का होगा कि you would be using your device, आपके ज़हन में वो सारी चीज़ें चल रही होंगी, you'd be extra careful around that as well। तो ये साइबर स्मार्ट तो बना ही देता है आपको। खैर, वायरस जो है ये बेसिकली इट्स अ फॉर्म ऑफ दैट मैलिशियस सॉफ्टवेयर। मालवेयर की एक फॉर्म जो है ये सेल्फ रेप्लिकेट करती है अपने आप को। इट कॉपी देमसेल्व्स, स्प्रेड विद इन सिस्टम और अदर कंप्यूटर्स, राइट? ये खुद से स्प्रेडिंग शुरू कर देती है, और इंटरेक्शन ज़रूर चाहिए होता है। इसको किसी न किसी चीज़ का, किसी फाइल में गई है, किसी ईमेल से आई है, किसी टेक्स्ट मैसेज से आई है, कोई किसी से हमने इंटरेक्ट किया है, तो वो चीज़ वायरस वुड हैव बीन एंटर इनटू कंप्यूटर और सिस्टम। और ये एक चीज़ इसकी ये भी होती है कि ये कभी भी एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में नहीं जंप करेगा, बिकॉज़ अनलेस अदरवाइज़ देयर इज़ एन इंटरेक्शन देयर एज़ वेल। सो दिस इज़ काइंड ऑफ one network, this is your computer in there, this is your mobile phone attached to that network, this is your tablet attached to that network, this is your router, right? So this is one, your home network, right? It gets into your computer or your mobile, but it would not spread across another neighbor which has got the same devices, routers, computers, and some other devices running into their network। ठीक है, ये इंटरनेट पे नहीं होता। बेसिकली कहने का मकसद ये है, इसकी ये एक चीज़ है। और इसका जो है वही है कि malicious intent है, cause and harm, disrupt operation, steal data, it can you do anything, whatever the code is written accordingly, कि जी उसमें क्या आपने करना है, कहाँ से क्या निकालना है, कुछ करना है, डैमेज करना है, whatever। फिर स्प्रेड मैकेनिज्म, इन्फेक्टेड फाइल्स, ईमेल्स, डाउनलोड्स, malicious सॉफ्टवेयर्स, किसी भी चीज़ से आ सकता है ये। इसकी वेरियड टाइप्स हैं। अच्छा, फाइल्स में भी होता है ये बूट सेक्टर में। बूट सेक्टर से हाईली डिफिकल्ट टू रिमूव एक्चुअली। वो बूट सेक्टर क्या होता है, आपकी जो हार्ड ड्राइव होती है ना, ये इसके अंदर सेक्टर्स होते हैं, इसके अंदर मतलब डिफरेंट, एक कह लो कि वो पार्टी वो बनी होती हैं आपकी, जो बेसिकली जिससे कि इसके अंदर कह लें कि स्पेसिस होती हैं, ठीक है? तो बहुत सारी होती हैं, मिलियंस एंड बिलियंस होती हैं इसके अंदर, डिपेंडिंग ऑन द साइज़ एंड डिपेंडिंग ऑन दैट। तो वो जो चीज़ होती है ना, ये किसी एक बूट सेक्टर में आके ये वायरस इन्फेक्ट कर देता है उसको, तो वो बूट सेक्टर लेवल पे होता है। फाइल लेवल पे होता है कि वो फाइल के थ्रू आया है, फाइल के अंदर स्प्रेड कर रहा है, विद इन द सॉफ्टवेयर लेयर हो रहा है, ठीक है? ये हम जब लेयर्स डिस्कस करेंगे ना, हार्डवेयर की लेयर, फिर उसके बाद सॉफ्टवेयर की लेयर, ओएसआई लेयर मॉडल, हम इसको स्टडी करेंगे नेटवर्किंग में। तो फिर ये और मज़ीद फ्लरिश करती जाएगी चीज़, क्लियर होती चली जाएँगी चीज़ें।
अच्छा जी, प्रिवेंशन इसकी जो होती है वो दैट इज़ वाया एंटीवायरस, ठीक है? लेकिन एंटीवायरस भी बहुत सारे हैं एंटीवायरस। मैं बिट डिफेंडर को वैसे फ़ेवर करता हूँ, बट नॉट नेसेसरीली, आई एम नॉट सोलिसिटाइजिंग देम, बट बेसिकली ये है कि मच बेटर देन अदर्स। कुछ हैं वो पेड वर्जन्स में काम कर रहे होते हैं, क्योंकि वो फुली फंक्शनल तब तक नहीं होते अनलेस यू पे देम। तो डिफरेंट बेसिकली इसकी यही एक चीज़ है कि इसको एंटीवायरस इंस्टॉल किया जाए। अपडेट करंट जो सिस्टम अपडेट्स हैं, नेवर एवर बाय एनी पायरेटेड सॉफ्टवेयर या ट्राई टू, नथिंग इज़ फ्री इन दिस वर्ल्ड। और ये है कि बड़े शौक में लोग फ्री में क्रैक्ड वर्जन्स ले लेते हैं, ठीक है? लेकिन उसके नुकसानात बहुत हैं, हसीब सुन लो तुम भी। और ये है कि बट मजबूरी बन जाती है, ठीक है? कई लोग नहीं कहते हैं यार इतनी, मतलब व्हाई वुड वी पे फॉर एक्स्ट्रा थिंग्स, बट एक्चुअली क्या होता है कि इट्स वर्थ एट द एंड। तो ये चीज़ें आपको, ताकि उसमें वायरस का कोई खतरा नहीं रहता। अच्छा, वायरस के बाद वर्म आ जाता है। वर्म की खासियत ये है कि कंप्यूटर में मालवेयर जो है ये ऑटोमेटिकली प्रोपेगेट करता है और सेल्फ रेप्लिकेट विदाउट ह्यूमन इंटरेक्शन। अब डिफरेंस क्या आ गया कि विदाउट ह्यूमन इंटरेक्शन करता है, ये उससे भी खतरनाक है, ठीक है? और ये सेकंड्स में, मिली सेकंड्स में ये स्प्रेड करता है, और इतना स्प्रेड कर जाता है कि आपकी सोच होगी। आई कैन गिव यू एन एग्जांपल ऑफ वन कंपनी आई वर्कड फॉर, आई एम नॉट गोना नेम इट, बट उसमें ये आया था बैक इन 2016 17 सॉरी। और would you imagine that company, that global level corporation would have been gone down drastically, कि वो पेपर्स पे आ गई थी, ठीक है? ब्लू स्क्रीन हो गई थी उनकी, नॉट पटिया अटैक। अब ये जो है अब इफ दे हैड अ बैकअप दे सर्वाइव्ड, बट इफ इमेजिन इफ दे वुडंट हैव अ बैकअप दे वुड बी गॉन। तो ये इसका है कि बड़ी तेज़ी से स्प्रेड करता है क्रॉस द और क्रॉस द नेटवर्क स्प्रेड करता है। ये नहीं कि सिर्फ़ एक नेटवर्क में रहेगा, ये क्रॉस द नेटवर्क इंटरनेट पे स्प्रेड कर रहा होता है ये। Worm often uses the victim organization's internet or a local area network connection to spread itself, ठीक है? वो मीन्स तो उसको वही चाहिए, स्प्रेड करता है इस तरह, ये इसका स्प्रेड मैकेनिज्म है। एक सुना होगा ट्रोजन हॉर्स, ठीक है? ये ट्रोजन हॉर्स जो मॉलवेयर होता है ना, ये इसका ये है कि ट्रोजन्स आरंट टेक्निकली वायरसेस बिकॉज़ दे डोंट रेप्लिकेट। ये बड़ा स्पेसिफिक, हाइली टारगेटेड, कस्टमाइज्ड सॉर्ट ऑफ मालवेयर होता है ये, ठीक है? But many worms and viruses use Trojan tactics to infect a system, but they're not really Trojans. तो ट्रोजन्स का जो है ये बेसिकली नॉन रेप्लिकेटेड मैलिशियस प्रोग्राम होता है, जो टारगेट करता है किसी एक चीज़ को, एक स्पेसिफिक चीज़ को, कि जी अगर किसी ने कुछ फाइल या कुछ ऐसा सीक्रेट स्टील करना है, देन दे वुड क्रिएट अ ट्रोजन, उसको ड्रॉप करेगा फिशिंग के ज़रिए, और वो ट्रोजन बैक एंड डोर खोल देगा, वहाँ से वो इन्फॉर्मेशन एक्सफिल्ट्रेट कर रहा होता है। तो बेसिकली एक्सफिल्ट्रेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इसमें चल रही होती है ट्रोजन हॉर्स में। स्पाईवेयर है। स्पाईवेयर का तो सबको ही पता होगा कि स्पाईवेयर इज गेटिंग वेरी कॉमन नाउअडेज, ठीक है? हर बंदा चाहता है कि एक दूसरे पे स्पाई करे, और फायदे भी हो जाते हैं उसमें, नुकसान भी हैं। पर्दा ही रहना चाहिए। और दूसरी बात ये कि ये हाईली, अगर टर्म्स में इसको हाई लेवल पे इसको बात की जाए, तो वहाँ पे ये यूज़ होता है इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्री सीक्रेट्स, या क्लाइंट सीक्रेट्स, या फिर उनके डेटाबेसेस को वो करने में की लॉजेस वगैरह उसमें डाले जाते हैं। तो spyware is a type of malware that collects your personal information and gathers data about you without your consent. Viruses are a type of malicious software designed to spread from device to other device. जैसे कि spyware अब ये इसलिए इसको इसका नाम इस तरह दे दिया गया कि इसका मकसद ही यही होता है बेसिकली। ये आपकी ईच एंड एवरी सॉर्ट ऑफ एक्टिविटी जो है वो रिकॉर्ड कर रहा होता है, और उसको अपने सर्वर में सेंड कर रहा होता है, वहाँ से उसको इजीली जो है वो रीड किया जा सकता है। वेदर इट वुड बी, अगर पर्सनल लेवल पे बात करें, इट कुड बी पिक्चर्स, इट कुड बी योर मैसेजेस, इट कुड बी योर कॉन्टैक्ट्स, इट कुड बी योर कम्युनिकेशन, इट कुड बी इवन योर कॉल, राइट? तो क्वाइट डेंजरस। और उसमें ये है कि उसकी प्रिवेंशन टेक्निक्स भी होती हैं कि हाउ टू प्रिवेंट इट, लेकिन बेसिक्स जो हैं वो मैं पहले, मेरा ख्याल है कुछ थोड़ा सा बता चुका हूँ, बट इन डेप्थ वी विल गो इन इट कि हाउ टू बेसिकली इसकी जो इंजीनियरिंग की जाएगी, कि इसकी जिसे कह लेंगे, इसको कोड को भी रीड किया जाएगा, हाउ इट वर्क्स,
हाउ इट्स बीन डिलीवर्ड, और इससे प्रोटेक्ट कैसे, डिफेंड कैसे किया जा सकता है। ठीक है, रैंसमवेयर है, ये उससे भी ज़्यादा इंतहाई ख़तरनाक है, क्योंकि ये तो चलो स्पाईवेयर का आपने निकाल दिया, पकड़ा गया, ख़त्म कर दिया, डाटा कहीं नहीं है आपका, जितना होना था नुकसान। लेकिन रैंसमवेयर में आप एक्सेस ही नहीं कर सकते अपने डेटा को, क्योंकि वो उसको इनक्रिप्ट कर देता है। ये इनक्रिप्शन में आ जाती है चीज़ कि वो आपके डेटा को इनक्रिप्ट करेगा। इनक्रिप्ट करके उसमें दो चीज़ें होती हैं आपके पास, एक तो प्राइवेट की होती है और एक पब्लिक की होती है। ठीक है, ये आपकी हो गई जी प्राइवेट की, और ये आपकी जो, और इस तरफ चले जाएं तो ये आपकी हो गई पब्लिक की। पब्लिक की इज़ एक्सेसिबल टू एनीवन, प्राइवेट की वो आप ही के पास रहती है। तो पब्लिक की जो आपका डेटा है वो पब्लिक की इनक्रिप्ट करती है आपकी प्राइवेट की से। ठीक है, तो जब आपकी प्राइवेट की से इनक्रिप्ट होगी वो चीज़, तो क्या होगा कि उसमें आप ही की प्राइवेट की से वो डिक्रिप्ट की जाएगी। ठीक है, अदरवाइज नहीं वो डिक्रिप्ट होगा डेटा। इनक्रिप्शन का एक बेसिकली एक रूल है। तो अगर एक डेटा अटैकर आता है और वो इस डेटा को इनक्रिप्ट कर देता है, ठीक है, विद हिज प्राइवेट की, अब वो अटैकर है, ठीक है जी, वो प्राइवेट की अपने पास रखेगा। यू डोंट हैव दैट प्राइवेट की टू डिक्रिप्ट दैट डेटा बैक अगेन। ठीक है जी, अब वो जब आप उससे कहोगे कि भाई प्लीज मेरा डेटा वापस दे दो मुझे, देन ही वुड आस्क मनी फॉर दैट, राइट, जो बिटकॉइन में पेमेंट होती है। ठीक है जी, कि जी ही वुड आस्क फॉर मनी। तो ये एडवाइस किया जाता है कि नेवर पे सच रैंसम टू एनी अटैकर, बिकॉज आप पे कर भी देंगे, आपको आपकी की नहीं मिलने लगी। इट हैपेंड इन सो मेनी केसेस, दैट्स व्हाई इज अ मार्केट रिसर्च। तो अगेन वो डाटा आपका गया क्या, की चीज़ होती है अपने डाटा का बैकअप बना के रखें। ट्राई टू अवॉइड सच अटैक्स बट एट द सेम टाइम कीप अ बैकअप। कि जी ठीक है, ले गया, अब आई डोंट हैव मनी टू पे यू, फाइन, गुड बाय, इफ यू कैन गिव इट बैक टू मी दैट्स फाइन, अदरवाइज थैंक यू सो मच। और आप अपने बैकअप से अपना डाटा रिट्रीव कर लेते हो। लेसन लर्नड, दो चीज़ें कि जी वाई हैवंट यू प्रोटेक्टेड योर सिस्टम एट फर्स्ट प्लेस, सेकेंडली वाई हैवंट यू मेड अ बैकअप ऑफ इट। ठीक है, तो ये रैंसमवेयर इसलिए इट्स क्वाइट कॉमन एंड वेरी सॉर्ट ऑफ डिस्ट्रेसिंग सिचुएशन होती है इफ इट हैपन टू एनी कंपनी और एनी सॉर्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या पर्सनल लेवल पे अगर ये चीज़ होती है तो। बट रैंसमवेयर का काम यही होता है। ठीक है जी, अच्छा, अब बताएं सो फार गना I'm gonna take a little break for 5 minutes, but I'm gonna open the floor to you guys to ask any questions so far between these types of malware, types of attackers, or all these sorts of, before we move on to the attacks. No questions? Seems everybody sleeping then, or you're really enjoying the lesson? Silence is golden. So let's move on then. अच्छा, अच्छा, अटैक्स में कौन कौन से अटैक्स आ जाते हैं उसमें हम बात करेंगे कि सबसे पहले तो अटैक होता क्या। When someone tries to break into a system or network without the permission, that is considered as an attack. ठीक है, एंड देयर आर वेरियस सॉर्ट ऑफ अटैक, उसको मैं कहूँगा अटैक वेक्टर, क्योंकि जब हम अटैक्स की बात करते हैं ना तो अटैक्स डिफरेंट तरह के होते हैं, उसको हम ईच ऑफ every attack we call it an attack vector. They have a same purpose, try to steal information, disrupt services, take control of the system. टाइप्स ऑफ अटैक में दो तरह के अटैक्स, जो दो तरीकों के अटैक होते हैं, वो एक एक्टिव होता है और एक पैसिव होता है। अब आपके ज़हन में सवाल आ रहा होगा कि एक्टिव और पैसिव का क्या मतलब हो गया। तो चलें इसको डिस्कस करते हैं। एक्टिव अटैक क्या होता है? एक्टिव अटैक वो होता है
कि जो अटैक हो जाए, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल सिस्टम की अवेलेबिलिटी चली गई, अटैक हुआ, सिस्टम की अवेलेबिलिटी चली गई, अटैक हुआ, कॉन्फिडेंशियलिटी चली गई, अटैक हुआ, इंटेग्रिटी खत्म हो गई, डाटा मैनिपुलेट हो गया, डाटा स्टील हो गया, कॉन्फिडेंशियलिटी खत्म हो गई, ठीक है जी। सो दिस इज कॉल्ड एन attack which is active, which actually happened, which has taken place, right? पैसिव अटैक जो होता है वो कुछ इस तरह होता है कि उसमें आपके डेटा, आपका अटैक नहीं होता, बट आपको अटैकर स्निफ कर जाता है, मतलब स्निफ कर जाता है या आपकी इंफॉर्मेशन गैदर हो रही होती है। कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी होती है कि जिससे फर्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जांपल आपके सिस्टम में कितनी पोर्ट्स ओपन है, आपकी अवेलेबिलिटी भी रहेगी इंटैक्ट, आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी, आपकी अवेलेबिलिटी भी रहेगी, कॉन्फिडेंशियल इंटेग्रिटी भी, लेकिन आपकी साथ साथ क्या है कि वो इंफॉर्मेशन गैदरिंग हो रही है। फॉर एग्जांपल आपकी वेबसाइट पे कितने पेजेस हैं, आपका वेबसाइट का मैप क्या है, इंडेक्सिंग क्या है उसकी, ठीक है, तो कितनी पोर्ट्स ओपन है, रिकॉनेसेंस फेज में ये चीज यूज हो रही होती है। बट आए और गए, ठीक है जी, यहाँ से कोई डैमेज नहीं किया, कुछ स्टील नहीं किया, कोई इंफॉर्मेशन आपकी जो है वो डिस्टर्ब नहीं हुई है। तो बेसिकली इसको हम कौन सा अटैक कहते हैं, इसको हम पैसिव कहते हैं, क्योंकि इसमें इट्स जस्ट बीइंग डन फॉर द पर्पस ऑफ रिकॉनेसेंस, फॉर द पर्पस ऑफ इंफॉर्मेशन गैदरिंग। जो पहली स्टेज होती है अटैकिंग की, पहली स्टेज होती है एथिकल हैकिंग की, इंफॉर्मेशन गैदरिंग, या फिर उसको ये भी मैं कह सकता हूँ कि रिकॉनेसेंस एंड स्निफिंग द पोर्ट्स, या फिर आपकी जो है वो गेटिंग टू नो अबाउट यू, बेसिकली सोशल इंजीनियर भी उसको कह सकते हैं, या बहुत सारी चीज़ें। तो ये पैसिव अटैक्स होते हैं, लेकिन वो फिर उसको अब आप ये कहेंगे कि ये तो फिर पैसिव है, तो फिर अटैक कैसे हो गया? बेसिकली इट्स अ पार्ट ऑफ इट इन अ सेंस कि वो आपको टेक लेके उसी तरफ ही जा रहा है बेसिकली। there is someone behind it whose motive is to basically an attack, right? लेकिन it just has started, it hasn't done the damages yet. That's why we call it a passive thing. Reconnaissance जो है वो हमेशा passive में आ जाती है, ठीक है जी। लेकिन ये समझना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि अब अगर इसको आपका नहीं पता होगा तो यू कैन नॉट रियली अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स जो आपको आगे चल के काम आएंगे, कि अभी जो हमने आगे चल के इंटरेक्शन करना है कि हम पैसिव स्टेट में हैं कि एक्टिव स्टेट में हैं, उसकी उसकी कमांड्स डिफरेंट होती हैं, उसकी टेक्निक्स डिफरेंट होती हैं, तो वी इट वुड बी इजी फॉर अस टू अंडरस्टैंड दैट, क्योंकि लॉजिकल टर्मिनोलॉजी है ये उसकी। अच्छा, अब इसके बाद अब मुझे बताएं कि